हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक माइंड स्टूडियो। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके प्रोग्राम को सोचने और फैसला करने की पावर देता है। जैसे अगर बारिश हो रही हो तो हम अपने साथ छतरी ले लेते हैं, अगर नहीं होता तो हम नहीं लेते। यही लॉजिक प्रोग्रामिंग में भी होता है, जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट के जरिए बना सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए हम अपना लॉजिक किस तरह बना सकते हैं। आखिर में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है प्रोग्राम को ये बताना कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो तो आपको क्या करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको फिर क्या करना है। तो सिंपली इस लॉजिक को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। यानी हमारे पास हमने एक कंडीशन डिफाइन किया होगा और उस कंडीशन की बुनियाद पर हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, देखेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है, जिसमें हमारे पास एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो हमको क्या करना है, ये वाली काम करने हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमको इसको छोड़कर हम क्या करेंगे, ये वाले काम करेंगे। तो सिंपली यही है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके बाद मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। एग्जांपल में ये है, अगर मेरे फ़ोन में चार्ज 20% से कम है तो मैं क्या करूँगा, इसको चार्ज पर लगाऊंगा। अगर इससे ज़्यादा है तो चार्ज पर नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंडीशन डिफाइन किया है और उसकी बुनियाद पर हमने डिसीजन लिया। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हम कंडीशन डिफाइन करते हैं और फिर उस कंडीशन की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम क्या करते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं और इससे हम अपना लॉजिक बना सकते हैं। तो इसको और एक्सप्लोर करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सी प्लस प्लस में हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो टाइप्स है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है एफ स्टेटमेंट, जिसको हम बेसिक एफ भी कहते हैं। इसके बाद है एल्स एफ, एफ एल्स एफ, नेस्टेड एफ, और सबसे आखिर में हमारे पास है स्विच। तो चले इसको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सेक्शन में मैंने लिखा है कि मैंने एक क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम को लिखा है और इसके सामने मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट का एक टाइप लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इससे कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप को हमारे पास जो इसके सामने लिखा हुआ प्रॉब्लम है, इसके ज़रिए हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट की टाइप, यानी यहाँ पर मैंने एफ स्टेटमेंट लिखा है पहले वाली प्रॉब्लम के सामने। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम इस एफ स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हम इसको सी प्लस प्लस में किस तरह लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी डेटा फ्लो को देखेंगे कि कि इसमें डेटा किस तरह फ्लो करता है, यानी पहले क्या कौन सी जगह एग्जीक्यूट होगी, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। तो इस तरह हम इसकी डेटा फ्लो को भी देखेंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। VS कोड में आने के बाद हमने क्या किया, हमने एक फाइल बना दिया कंडीशनल के नाम से, और फिर उसमें हमारे पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थी उसको यहाँ पर कॉपी कर दिया, जिसमें हम ने सबसे पहले वाले उठाया जो कि है चेक इफ ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट बेस्ड ऑन देयर एज। यानी अगर उम्र की यानी एज की बुनियाद पर आप देखिए कि एक आदमी वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इसको हम किसके ज़रिए करेंगे, इसको हम एफ स्टेटमेंट के ज़रिए सॉल्व करेंगे। इसका कोड मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने लिखा है, एक मैसेज डिस्प्ले किया है चेकिंग वोटिंग एलिजिबिलिटी, यानी हमारा ये प्रोग्राम क्या करता है, ये वोटिंग एलिजिबिलिटी को चेक करता है। इसके बाद मैंने एक और मैसेज डिस्प्ले किया यूज़र के लिए, ताकि वो यहाँ पर अपना एज एंटर कर सके। एज स्टोर करने के लिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है और फिर उसको यूज़र से इनपुट किया है। इसके बाद हम अपना जो मेन एफ स्टेटमेंट है इसकी तरफ इसको देखते हैं कि किस तरह काम करते हैं। तो एफ स्टेटमेंट को लगाने के लिए एफ स्टेटमेंट तब इस्तेमाल होता है जब कंडीशन ट्रू हो, जब ये तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। यानी जब हमारे पास कंडीशन ट्रू है, जो एफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी लाइंस है, जो भी स्टेटमेंट्स है, वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर देखिए,
हमारे पास नॉर्मल हम लॉजिक यानी लॉजिक किस तरह बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एज 18 हो या 18 से ऊपर हो तो वो आदमी या वो पर्सन, वो मेल फीमेल बहुत दोनों हो सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। अगर इससे कम है तो वोट नहीं दे सकते। तो इसी लॉजिक को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो एफ स्टेटमेंट को लिखने का यानी इसका सिंटैक्स किस तरह है। सबसे पहले हम आई एफ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये हमेशा लोअर केस में हो, यानी कैपिटल लेटर में इसको नहीं लिख सकते। इसके बाद हमारे पास क्या है, पेरेंथेसिस हम लगाएंगे और पेरेंथेसिस के अंदर हम अपना क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। ये हमारे पास क्या है, एज इज ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंडीशन यानी एफ होगा, फिर उसके अंदर कंडीशन होगा और फिर हम जो काम करवाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एज को हमने कंपेयर किया है किसके साथ, 18 के साथ। अब अगर यूजर ने यहाँ पर एज को यानी 18 से कम डाला तो हमारे पास ये कंडीशन क्या होगा, ये फॉल्स होगा। अगर 18 या 18 से ऊपर डाला तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये एफ स्टेटमेंट किस तरह काम करता है, ये इस कंडीशन को देखते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यानी इसको स्किप करेंगे और प्रोग्राम यहाँ से जाएगा, यहाँ इस तरह आगे आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब ये क्या करेगा, इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक मैसेज आ गया, चेकिंग वोटिंग एलिजिबिलिटी, और फिर ये हमसे एज मांग रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या दूंगा, मैं 40 दूंगा। तो चल देखते हैं कि किस तरह काम करते हैं। तो जैसे ही मैंने 40 डाला और एंटर दबाया तो हमारे पास आ गया कि यू आर एलिजिबल, क्योंकि आपका एज क्या है, वो 18 से ग्रेटर है और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं इसका कंट्रास्ट में देखता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 12। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो हमारे पास क्या हो गया, एफ के अंदर जो लाइन थी, जो स्टेटमेंट्स थे, वो यानी जो स्टेटमेंट थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये स्किप हो गया और हमारे पास प्रोग्राम यहाँ से इसको स्किप किया और यहाँ से इस तरह आकर इन तमाम चीज़ों को अब प्रिंट किया। तो हमारे पास प्रोग्राम एंड भी प्रिंट हो गया और बाकी जो हमारे पास यू आर एलिजिबल था उसको प्रिंट नहीं किया गया। अब इसमें एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ सी आउट और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंग्रेट्स। ठीक है, अब मैं इसको रन कर देता हूँ और चेक कर देता हूँ कि किस तरह काम करता है। आप लोगों को इसका अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 30। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 30 डाला तो क्या हो गया, हमारे पास ये कंडीशन ट्रू था तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गया और इसी तरह जब यहाँ ये दोनों एग्जीक्यूट हो गई तो हमारे पास इससे बाहर आकर ये भी एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि ये हमारे पास आखिर में होता है, ये इसके रिलेटेड नहीं होता है, इसके रिलेटेड ये दोनों है। लेकिन इसमें एक मसला है और वो ये है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 12। तो अब क्या होता है देखें, हमारे पास 2 लाइन एग्जीक्यूट हो गई, कंग्रेट्स वाली भी और प्रोग्राम एंड वाला तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, लेकिन कंग्रेट्स की एग्जीक्यूट होगा। तो इसको यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास यहाँ पेरेंथेसिस नहीं होते, यानी यहाँ पर हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होगी, यहाँ मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह ये पेरेंथेसिस नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास इफ एफ की स्कोप में यानी क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास ये ब्रैकेट्स नहीं है तो एफ अगर ट्रू होगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी अगर एफ हमारे पास एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये दूसरी वाले स्टेटमेंट हमारे पास इसकी स्कोप में नहीं आता, यानी इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर हम इसको इफ एफ स्टेटमेंट के स्कोप में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब ये दोनों लाइन इसके स्कोप में आता है। तो चलो इसको मैं अब रन कर देता हूं तो आप लोग समझ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर अब 12 देता हूं तो हमारे पास कंग्रेट्स प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया। और ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एज कंडीशन है वो फॉल्स है, तो ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो गए और हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ये इससे बाहर है, ये इसकी स्कोप में नहीं आता।
तो सिंपली हमारे पास एफ इस तरह काम करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, वो इसके अंदर जो भी लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन फॉल्स है तो इसको स्किप करेगा। और अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो फिर इस ब्रैकेट्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके स्कोप में एक लाइन यानी इसकी जो नीचे वाली लाइन है या स्टेटमेंट है वो इसके स्कोप में ख़ुद ब खुद आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्टेटमेंट एक से ज़्यादा है तो फिर हम इस ब्रैकेट्स को ज़रूर लगाएंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड, यानी हम एक नंबर को देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है। तो इसको हम किसके ज़रिए अचीव करेंगे, इसको हम एफ एल्स की स्टेटमेंट के ज़रिए देखते हैं और इस पर एफ एल्स की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले किया है, फिर उसके बाद एंटर अ नंबर, यानी यूज़र से नंबर मांग रहा हूँ, ये प्रोग्राम यूज़र से नंबर मांग रहे हैं, और फिर मैंने उस नंबर को स्टोर करने के लिए एक इंटीजर बनाया और फिर उसको यूज़र से इनपुट लिया है। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है। इसके बाद हम एफ एल्स को देखते हैं। तो एफ़ का स्टेटमेंट और सिंटेक्स वही है, हम एफ़ लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हम कंडीशन। तो कंडीशन को यहाँ पर देखिए, हम इवन और ऑड मालूम करना चाहते हैं। तो हमें मालूम है कि जब नंबर 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है, यानी उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इवन कहते हैं। अगर इसके अलावा 1, 3, 4, 5 जो भी आता है तो उसको हम ऑड कहते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमारा नंबर किस चीज़ में स्टोर है, वो नम में स्टोर है, उसको हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ पर, 2 पर। अगर इस और मैंने यहाँ पर मॉडुलस लगाया, मॉडुलस क्या करता है, इसका रिमाइंडर मुझे देता है। तो अब नम मॉडुलो 2 का क्या मतलब है कि अब मुझे उस नंबर को 2 पर डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर दे दो। तो उस रिमाइंडर को मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, 0 के साथ। अगर वो 0 है तो आप क्या प्रिंट करें, यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ, सी आउट। अगर वो 0 है तो आप प्रिंट करें कि हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर क्या है, नंबर इज इवन। ठीक है, नंबर इज इवन। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गया कि अगर हमने इन नंबर को 2 पर डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर है तो उसको हम क्या करें, उसको तो आप यहाँ पर शो करें कि आपका नंबर क्या है, वो इवन है। लेकिन ऑड के लिए हम क्या करेंगे, ऑड के लिए अगर हम एफ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर एफ और कंडीशन बनाएंगे, नम मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास वो उसका डिवीजन यानी उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ये मैसेज प्रिंट करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, हार्ड लगा लेता हूँ। तो ये प्रोग्राम अब क्या करेगा, अब जब हम इसमें नंबर इनपुट करेंगे तो वो 2 पर डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर लेंगे और उस रिमाइंडर को कंपेयर करेंगे 0 के साथ। यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि डबल इक्वल टू हम कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं और सिंगल इक्वल हम असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल इक्वल कभी इस्तेमाल मत करना। और ये हमारे पास इक्वलिटी के लिए, यानी 2 नंबर को कंपेयर करने की, ये दोनों बराबर है कि नहीं। और ये हमारे पास किस चीज़ के लिए, ये आप देखिए कि 2 नंबर एक दूसरे से के बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम नॉट यानी इस एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाएंगे और उसके बाद इज इक्वल टू। तो ये चेक करते हैं, अगर बराबर नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। तो इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इवन ऑड इवन चेकर, यहाँ पर मैं एक नंबर डाल देता हूँ 34। तो नंबर इज इवन, इसने मुझे बता दिया कि आपका नंबर क्या है, इवन है। लेकिन ये क्या आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक बार कंडीशन डिफाइन किया और दूसरी बार भी कंडीशन डिफाइन किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंडीशन को दोबारा डिफाइन नहीं करूँ, इस कंडीशन से मैं काम लूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एल्स लगाऊंगा। अब हमारा एल्स काम आता है, एल्स। यहाँ पर मैं एल्स लगा लेता हूँ। तो ये क्या काम करता है, देखिए, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसके अलावा कोई कंडीशन है, तो सिंपली वो इस चीज़ को स्किप करेंगे और हमारे पास क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास दूसरी बार उस कंडीशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये प्रिंट होगा। अगर इसकी कंट्रास्ट है, यानी इससे मुख्तलिफ कंडीशन है या ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर क्या करेगा, हमारे पास एल्स में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। ये प्रोग्राम अब भी काम करेगा।
चलो इसको देखते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 15, तो ये हमें क्या देगा, नंबर इज़ ऑड। तो हमारे पास ये सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम इवन और ऑड को मालूम करते हैं। अब मैं इसमें 24 डाल लेता हूँ, तो अब ये बताएगा नंबर इज़ इवन। तो हमारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से काम करता है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। अब इसमें भी वही बात है, अगर आपको 2 स्टेटमेंट डालनी होगी तो आप फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। अगर एक है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसमें भी हम लगाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग हमेशा ब्रैकेट लगाते रहो, क्योंकि ब्रैकेट से आप लोगों को का कन्फ्यूजन, यानी स्टेटमेंट में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी जो भी ब्रैकेट्स के अंदर है वो एग्जीक्यूट होगी और जो भी इसके बाहर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये है हमारे पास हमारा दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तीसरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम के ज़रिए हम एलसेफ लैडर को समझेंगे कि एलसेफ क्या है और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है कि आप ग्रेडिंग सिस्टम को बनाए, जो क्या करेगा, जो मार्क्स की बुनियाद पर क्या करेगा, यानी स्टूडेंट को ग्रेड असाइन करेगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रेड असाइनमेंट कैलकुलेटर इसको भी कह सकते हो, यानी यहाँ पर लिखा है, फिर मैं मार्क्स लूँगा और उसी मार्क्स की बुनियाद पर मैं क्या करूँगा, मैं अपना कंडीशंस बनाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, हम एल्स एफ लैडर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी एल्स एफ को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट का थर्ड टाइप है जो हमने पीछे स्लाइड पर देखा था। तो इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले हमने जो एग्जांपल लिया उसमें हमारे पास 2 ही कंडीशन थे। एक ये था कि अगर हमारे पास नंबर का रिमाइंडर 0 के बराबर है तो हम इसको इवन कहेंगे, अगर उसका रिमाइंडर नंबर के बराबर नहीं है तो हम इसको ऑड कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ग्रेड तो 2 नहीं हो सकते ना, ग्रेड एक ए भी हो सकता है, बी सी डी, हम ई तक भी जा सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम जितना भी ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास कंडीशन 2 से ज़्यादा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एल्स एफ इस्तेमाल करेंगे। तो चलो इसको देखते हैं। तो हमने यूज़र से नंबर लिया, मार्क्स लिया, और उस मार्क्स की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, हम कंडीशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊँगा एफ़, ठीक है। एफ़ बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगर हमारा जो मार्क है वो किस चीज़ से है, वो ग्रेटर और इक्वल टू किस चीज़ से है, वो मैं सपोज कर देता हूँ 90 से ग्रेटर है। और यहाँ पर ये मैं एक और कंडीशन बना लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास मैं एंड लगा लेता हूँ, एंड। ये एंड हमारे पास वो लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हम इसके ज़रिए अपना लॉजिक बना सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया। मैं अब बताता हूँ कि इस तरह काम करता है। और नम इज़ लेस देन इक्वल टू 100। तो अब ये कंडीशन किस तरह काम करेगा, इसको पहले समझे। हम यहाँ पर जब यानी हम जब मार्क्स इनपुट करेंगे तो ये मालूम करेगा कि हमारा मार्क 19 से ग्रेटर है या 19 के बराबर है, और 100 से स्मॉलर है या 100 की इक्वल है, यानी उसी की रेंज में। अगर ये भी, तो ये यानी एफ का कंडीशन कब ट्रू होगा, जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये दोनों ट्रू होगा। एंड का मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड कब ट्रू होगा, जब दोनों कंडीशन क्या हो गए, यानी दोनों कंडीशन ट्रू हो गए। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा तो फिर भी ये हमारे पास ये एफ स्टेटमेंट का कंडीशन फॉल्स कंसिडर होगा। अगर ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तब ही हमारा एफ कंडीशन का जो एफ का जो कंडीशन है वो ट्रू, यानी ट्रू कंसिडर होगा। तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, अगर इस तरह है तो मैं इसको कह देता हूँ कि सी आउट, हमारे पास ग्रेड क्या आ गया, ग्रेड इज़, हम ए लगा लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम्स है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम डिफरेंट टाइप्स की जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका स्ट्रक्चर समझे और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको दूर कर सकें और ये देखें कि किस तरह काम करते हैं।
तो अब हमने एक कंडीशन बना दिया जो कि है कि अगर हमारे पास मार्क 90 से ग्रेटर है और 100 से कम है, यानी इसी रेंज में है, तो हम ग्रेड क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। हाँ, इसके बाद हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे। दूसरा कंडीशन हमारे पास एफ, हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर है या इक्वल है किसके बराबर, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ 70, एंड यहाँ पर भी मैं एंड लगा लेता हूँ, हमारा जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, 90 है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ग्रेड असाइन करेंगे बी। तो हमने ग्रेड क्या असाइन किया, यहाँ पर हम बी लगाएंगे। अब हमारे पास कंडीशन ज़्यादा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एफ़ के बजाय हम क्या लगाएंगे, एल्स एफ़ लगाएंगे। अगर हमारे पास, चलो मैं इसको और आसान कर देता हूँ, Ctrl+C पहले लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। Ctrl+V, यहाँ पर देखें, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, अगर हमारे पास 70 से लिया है 60, और यहाँ पर मैं लिख ले देता हूँ 70। इसके बाद मैं एक और लेता हूँ जिसमें हम एक कंडीशन लेंगे, क्या है, इफ़ नम इज़ लेस देन, हमारे पास अगर नंबर 60 से क्या है वो कम है, तो इसको हम किस तरह कंसिडर करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे ग्रेड, इसको हम सी बनाएंगे और इसको हम डी बनाएंगे। इसको हम डी बनाते हैं और इसको हम क्या बनाते हैं, कैपिटल सी कर देते हैं। तो अब ये प्रोग्राम आ गया, लेकिन इसमें अब कुछ मसले हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे पास कंडीशन एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर एल्स एफ का इस्तेमाल करेंगे। एल्स एफ हम कहाँ पर लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे एल्स, फिर स्पेस और एफ। इसी तरह हमारा दूसरा जो कंडीशन होगा उसमें हम इसको लगाएंगे। यहाँ पर मैं ब्रैकेट, सॉरी, यहाँ पर मैं ब्रैकेट भूल चुका हूँ, इसलिए ये मसला कर रहा है। इसको यहाँ पर कर दो, इसमें हमारे पास स्पेस मौजूद होगा। ठीक है, अब ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर बी एल्स लगाएंगे, एल्स एफ लगाएंगे। ठीक है, और सबसे आखिर में हम क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर ये फॉल्स है तो फिर इस पर आ जाओ। ये ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करो, बाकी सबको छोड़ दो। ये फॉल्स है तो फिर इस पर आ जाओ। ये फॉल्स है तो फिर इसको छोड़कर इस पर आ जाओ। और हमारे पास इसके अलावा जो भी कंडीशन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एफ नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट एल्स लगाएंगे, हमारे पास पिछले जो एग्जाम्पल है उसी की तरह। और यहाँ पर हमें कंडीशन डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें पता है हमारा जो एरियाज़ थी हमने उसको कवर किया। इसके अलावा जो भी आता है उसको हम ग्रेड डी में इसे लगाएंगे, यानी इससे कम आते हैं तो हम इसको ग्रेड डी में लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम बन गया। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए, हमारे पास क्या, हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह काम करते हैं। यहाँ पर एक मसला है और वो ये है कि ये ज़्यादा है, एक ब्रैकेट ज़्यादा था, तो यहाँ पर इसको सॉल्व, चलो अब मैं मार्क्स डाल लेता हूँ 94। ठीक है, तो अब मुझे क्या, ग्रेड इज़ ए। इसी तरह जब मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ तो मैं इसमें 65 डाल देता हूँ, तो ये क्या देंगे, ग्रेड इज़ सी। तो हमारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पर हमने 90 इसमें इंक्लूड किया है, तो हम इसको यहाँ से इक्वलिटी हटा देंगे। यहाँ पर भी हमने 70 इसमें इंक्लूड किया है, तो हम यहाँ से भी इक्वलिटी हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना समझे, ये प्रोग्राम इस सी भी अच्छी तरीके में हो सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे कि इसको हम और अच्छी तरीके से किस तरह बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना समझे कि हमारे पास एफ़ और एल्स एफ़ किस तरह काम करते हैं। इसको समझने के लिए मैंने आप लोगों के सामने इस प्रोग्राम को किया। हमारा जो अगला प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है
चेक इफ अ स्टूडेंट हैज़ पास्ड इन इफ पास्ट वेदर दे गॉट रिवॉर्ड और नॉट। तो इसको हम नेस्टेड इफ के ज़रिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमें ये बताता है कि आप चेक करें कि अगर एक स्टूडेंट पास हो चुका है, तो अगर वो पास हो चुका है तो उसको रिवार्ड मिला है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम नेस्टेड एफ के ज़रिए। नेस्टेड एफ किसे कहते हैं? हम नेस्टेड एफ को कहते हैं जब हम एफ के अंदर एक और एफ स्टेटमेंट ला सके। एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, यही एग्जांपल देता हूँ। एफ हमारे पास हम एक अपनी तरफ से एक कंडीशन लगा रहते हैं। अगर हम चेक करते हैं, हम सपोज ये बताते हैं अगर हमारे पास नंबर ए ग्रेटर इक्वल टू क्या है, वो 50 है 100 में, ठीक है। एंड तो सपोज करें हमने सिंपल लगा दे कि मार्क्स इज ग्रेटर इक्वल टू 50, ठीक है। तो हम क्या शो करेंगे, हम यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाएंगे, सी आउट पास्ट, ठीक है। हमने इसको किया, लेकिन अब हमें क्वेश्चन में बताया गया अगर वो पास्ट हो चुका है तो फिर आप क्या करें, आप ये बता दें कि उसको रिवार्ड मिला है या नहीं। तो सिंपल इसका मतलब क्या है कि हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, एक और इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। उसको हम किस तरह लगाएंगे, हम इसी के अंदर क्या करेंगे, एफ लगाएंगे और उसके अंदर हम अपना कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक और कंडीशन लगा लेते हैं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, अगर मार्क हमारे पास 50 से जब ऊपर है तो वो पास्ट है, लेकिन अगर 80 से भी ऊपर है तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं सी आउट करूँगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिवार्डेड, ठीक है। और वही इसी तरह अगर उसका मार्क्स 80 से कम है तो हम एल्स में क्या लगाएंगे, इसी तरह एल्स में हम लगाएंगे कि सी आउट नॉट रिवॉर्डेड, सिंपली नॉट रिवॉर्डेड, ठीक है। और अगर हमारे पास मार्क 50 से कम है तो आप इस यहाँ पर एल्स में क्या लगाइए, द पर्सन इज मतलब फेल्ड, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फेल्ड, ठीक है। चलो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं कि किस तरह काम करेगा। ये देखिए, सबसे पहले नेस्टेड एफ जान ले। नेस्टेड एफ क्या है, जब हम एफ स्टेटमेंट के अंदर एक और एफ ला सके तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेस्टेड एफ कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्राम किस तरह काम करेगा। सबसे पहले ब्रॉडली देखेंगे कि अगर हमारे पास मार्क्स 50 से ज़्यादा है तो उसको पास कर दो। 50 से ज़्यादा है, ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर आ जाओ, सबसे पहले तो यही है, ठीक है। अगर हमारे पास मार्क्स क्या है, वो 50 से कम है तो फिर इन सब चीज़ों को स्किप करो, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर लिखो कि हमारे पास पर्सन क्या है, वो फेल है, यानी वो फेल हो चुका है। लेकिन अगर वो पास है तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ये भी बताया, अगर वो पास्ट है तो फिर क्या क्या मालूम करे कि उसको रिवार्ड मिला है या नहीं। तो उसके लिए हमने एक और एफ स्टेटमेंट लिया, तो उसमें हमने एक और कंडीशन डिफाइन किया। अगर चलो वो बंदा पास है, 50 से उसके ज़्यादा नंबर है, लेकिन अगर अब उसका नंबर्स क्या है, वो यार ये क्या है, बार बार क्या आ जाते हैं। अगर उसका मार्क्स 50 से ज़्यादा है वो तो पास्ट है, लेकिन फिर अब देखिए कि अगर उसका मार्क्स 50 से ज़्यादा है और वो 80 से भी ज़्यादा है तो आप उसको रिवार्ड दे। अगर 80 से कम है तो फिर आप क्या करें, उसको रिवार्ड नहीं देना। तो इस प्रोग्राम को हमने लिख लिया, अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखें ये मुझसे मार्क्स मांग रहा है, तो सबसे पहले मैं 90 दूंगा, जो हमें दोनों बात बताएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर दूंगा, तो इसने कहा कि आपका बंदा क्या है, वो पास्ट है और उसको रिवार्ड भी मिला है। इसी तरह जब मैं इसमें और दोबारा रन कर देता हूँ, यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सपोज करे 70, ठीक है, तो इसने मुझे बताया कि आपका बंदा पास्ट हो चुका है लेकिन उसको रिवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। अगर मैं क्या कर देता हूँ, 50 से कम नंबर डाल देता हूँ, तो ये मुझे सिंपली बताएगा कि आपका बंदा फेल हो चुका है।
तो इसने कहा फेल। हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली काम कर रहा है। और आप लोगों को अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्या करें, इसको ड्राई रन करें। जिस तरह एक एक मार्क्स ले और फिर उसको ड्राई रन करें। ड्राई रन को भी हम बाद में देखेंगे कि हम किस तरह ड्राई रन करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी ये जो एग्जांपल है ये इतने मुश्किल नहीं है, इसलिए ड्राई रन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई मसला है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हमारा अगला जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है डिस्प्ले द डे ऑफ द वीक बेस्ड ऑन अ नंबर 1 to 7। यानी हम एक नंबर यूज़र से लेंगे और उस नंबर की बुनियाद पर हम ये शो करेंगे, हमारा प्रोग्राम ये शो करेंगे कि ये कौन सा दिन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें, इसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बात यह है कि अगर हमारे पास कंडीशन 2 से ज़्यादा होते हैं और उसको हमें चेक करना होगा तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम एल्स इफ लेडर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली सेम इस तरह का काम स्विच स्टेटमेंट भी करता है, लेकिन इसका यूज़ केस डिफरेंट है कि हम इसको डिफरेंटली इस्तेमाल करेंगे। स्विच केस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास चॉइसेस किस तरह का हो, फिक्स्ड हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास चॉइसेस क्या है, एक नंबर के लिए हमने एक दिन रिलेट किया है कि एक नंबर के साथ हम एक दिन कंपेयर करेंगे। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो उसमें हम स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। और हमने जो ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था जिसमें हमने एक रेंज रखा था, यानी हमने रखा था कि 90 से लेकर 100 तक अगर हमारा मार्क इसकी दरमियान है तो हम क्या करेंगे, हम उसको ये ग्रेड असाइन करेंगे। तो वहाँ पर हमने एक रेंज रखा था, यानी वो फिक्स चॉइस नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास जब इस तरह का सिचुएशन हो जहाँ पर हमारे पास चॉइसेस क्या वो फिक्स्ड हो, तो उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को हम इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को करेंगे जिसमें मैंने सिंपली एक नंबर लिया है, एक मैसेज डिस्प्ले किया है और फिर एक नंबर यूज़र से लिया है जिसको हमने नम में स्टोर किया है। अब हम स्विच स्टेटमेंट की सिंटैक्स को देखेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट को हम किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम स्विच लिखेंगे, ये एक कीवर्ड है जो स्विच स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम उन वैल्यू को रखेंगे जिसको हमें चेक करना है। यानी अब हम क्या चेक करते हैं, हम नंबर इनपुट करेंगे और उस नंबर की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम अपना यानी वीक में जितनी डेज होती है उसको एक एक करके हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो उस नंबर की बुनियाद पर जो चीज़ हम कंपेयर करना चाहते हैं उसको हम कहाँ पर रखेंगे, उसको हम स्विच स्टेटमेंट के पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। इसके बाद हमारे पास ये काम किस तरह करते हैं, इसको यहाँ पर देखें। अगर मैं यहाँ पर 3 इनपुट करूँ तो अगर हम ये यूज़र से 3 ले लूँ तो वो 3 यहाँ पर आ जाता है। इस नम के बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब कंपेयरिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पर केस 1 को आ जाएगा, ये 1 है वो 3 है, कंपेयर इसको स्किप करेगा। इसके बाद इस पर आ जाएगा, ये 3 है और ये हमारे पास क्या है, 2 है, इसको भी स्किप करेगा। जब यहाँ पर पहुँचता है ये 3 है और वो भी 3 है, तो ये कंपेयरिंग मैच हो जाएगा। तो हमारे लिए फिर ये क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास इसमें केसेस होते हैं, यानी केस 1, केस 2, केस 3। ये डिपेंड करता है कि आप कितना आपका यहाँ पर हम 7 दिन को चेक कर रहे हैं, इसलिए हमने 7 केसेस लिया है। ये आपकी क्वेश्चन की बुनियाद पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम केस लिखेंगे और केस के अंदर हम ये हमारे पास ये जो 1 है ये हम किस तरह लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप लिया है तो फिर हम यहाँ पर 1 लेंगे। अगर हमने यहाँ पर करेक्टर डेटा टाइप लिया है तो हम यहाँ पर फिर करेक्टर लेंगे। अगर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है तो फिर हम यहाँ पर स्ट्रिंग लेंगे, और क्योंकि ये दोनों कंपैरिजन करता है तो ये दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। फिर इसके बाद हम कोलोन लगाएंगे और कोलोन लगाने के बाद हम इसके अंदर जो भी चीज़ हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको हम लिखेंगे। तो इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का क्या मतलब है और ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ये हमारे लिए एक कंडीशन को या एक लूप को जब हम लूप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे लिए एक कंडीशन को ब्रेक कर देता है। यानी अब जब ये सपोज करें हमारे पास ये क्या होगा, ये 2 होगा, तो ये प्रोग्राम किस तरह काम करेगा। ये पहले यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 है ये 1 है, कंपेयर हो जाएगा, इक्वल नहीं है, इसको स्किप करेगा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाने के बाद ये दोनों सेम है, कंपेयरिंग हो गया, कंपेयरिंग ठीक है, तो फिर क्या करेगा वो हमारे लिए ये एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद ये ब्रेक पर आ जाएगा। तो ब्रेक पर आ जाने के बाद ये क्या करते हैं, ये इस तमाम हमारे जो स्विच है इससे बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाता है क्योंकि हमने ब्रेक का स्टेटमेंट लगाया था।
तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ये हमारी स्विच स्टेटमेंट को क्या ख़त्म कर देते हैं, यानी इससे हमारे प्रोग्राम को इससे बाहर निकाल देते हैं। हमारा काम हो गया यहाँ पर। तो हमें अब चाहिए कि हम क्या करें, हम इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाए। अगर हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये तमाम के तमाम एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए हम हर एक के अंदर क्या लगाएंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। इसको भूलना मत, इसको हमेशा याद रखना। स्विच स्टेटमेंट में हमेशा ब्रेक स्टेटमेंट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्या मतलब है, डिफ़ॉल्ट के बाद भी हम कोलन लगाएंगे, और डिफ़ॉल्ट का मतलब है अगर इन केसेस में एक के साथ भी मैच नहीं हुआ तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको प्रिंट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर क्या दूंगा, 20 दूंगा, तो 20 तो इस केसेस में नहीं है, 1 2 3 4 इसमें नहीं है ना। तो अब ये क्या करेंगे, ये मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, से बताएगा कि आपका जो इनपुट है वो क्या है, वो इनवैलिड है। तो इस तरह हमारे पास ये स्विच स्टेटमेंट काम करता है। तो चलो इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ और इसके फंक्शनलिटी को देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर ये मुझसे एक नंबर मांग रहा है, तो सपोज़ करें मैं 4 डाल दूँ और एंटर दबा दूँ, हमारे पास क्या आ गया, थर्सडे आ गया। तो ये एग्जैक्टली हमने जिस तरह बनाया था उस तरह काम करता है। 4 पर हमारे पास क्या है, थर्सडे है। इस तरह मैं एक और बार इसको रन कर दूँ। सपोज़ करें मैं डाल देता हूँ 6, तो ये हमें सैटरडे देगा। तो ये हमारे पास सैटरडे आ गया। तो ये इस तरह हमारे पास स्विच स्टेटमेंट काम करते हैं। हमारा सबसे लास्ट और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, फाइंड द ग्रेटर नंबर एमंग 3 नंबर्स। यानी हमें 3 नंबर दिया होगा, यहाँ पर XYZ मैंने एक वेरिएबल्स लिए हैं और उसमें नंबर एंटर किए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 नंबर लिए हैं। तो यहाँ पर बताता है कि आप 3 नंबर में सबसे ग्रेटर नंबर को मालूम करें। मैं इसको स्मॉलेस्ट के लिए कर देता हूँ, ग्रेटर के लिए आप खुद मालूम कर दें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एमंग 3 नंबर। तो इसको हम नेस्टेड एफ, हमने जो पहले पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था नेस्टेड एफ, इस पर हम इसको मालूम कर सकते हैं। ये उसका दूसरा एग्जाम्पल है, आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लेकिन इसको करना कैसा है, किस तरह इसको हम करेंगे, तो इसके लिए हमने 3 नंबर लिए हैं। अब उस नंबर्स का हम कंपैरिजन करेंगे और नेस्टेड एफ के ज़रिए हम उसको मालूम करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ। मैं एज्यूम करता हूँ कि हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन y, इस तरह का कंडीशन मैंने बना दिया। तो ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई। इसकी एल्स में मैं लिख लेता हूँ, इसका एल्स क्या बन जाएगा, इसका एल्स मैं यहाँ पर कमेंटेड फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसका एल्स बन जाएगा y, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन y, तो इसका एल्स क्या बन जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन, या इसका एल्स क्या बन जाएगा, x इज़ लेस देन y, इस तरह बन जाएगा। तो इसको हमने इसी तरह लिया। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लूँगा, नेस्टेड एफ, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि x इज़ ग्रेटर देन y, और अगर मैं एक और कंडीशन इस तरह लिखूँ, y इज़ ग्रेटर देन z, तो इससे क्या बन जाता है, आप लोग थोड़ा सोचिए। यहाँ पर ये मैं कमेंटेड फॉर्म में लिख लेता हूँ, y इज़ ग्रेटर देन z, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन y, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x y से ग्रेटर है और y z से ग्रेटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो z है ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। x y से ग्रेटर है और y z से ग्रेटर है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि z y से भी स्मॉलर है और z x से भी स्मॉलर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ये y है, y क्या है, यहाँ पर हम z लिखेंगे और हम नंबर मेंशन करेंगे। हमारे पास ये z है, ये क्या है, इज़ स्मॉलेस्ट, हम ये मैसेज शो करेंगे, ठीक है। हमने इस तरह किया। अब इसकी एल्स में हम देखेंगे कि इसकी एल्स में क्या होता है। तो आप लोग इसका एल्स में आप लोगों को यहाँ पर कमेंटेड फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसका एल्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखें, ये y इज़ ग्रेटर देन z है ना, ये अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y इज़ लेस देन z। तो अब इसको
इसको इस तरह सोचे, ये एफ इस एफ के अंदर है ना, तो ये तो कंडीशन, ये तो ट्रू होगा। जब हम इसमें आते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये पहला कंडीशन ट्रू होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, वो है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज़ लेस देन जेड। तो इसका क्या मतलब हो गया, वाई एक्स से भी छोटा है और जेड से भी छोटा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, मतलब ये हुआ ना कि वाई सबसे छोटा है, कंट्रोल प्लस वी, वाई सबसे छोटा है। तो मैं यहाँ पर वाई लगा देता हूँ, बाकी वही ये स्टेटमेंट है, y इज़ द स्मॉलेस्ट, ये हो गया। अब हम एल्स में इसी तरह करते हैं। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम करेंगे f, और यहाँ पर हमारे पास एल्स में क्या है, x इज़ लेस देन y, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा टर्म रह चुका है, z और y हो चुका है, हमारे पास x रह गया है। तो हम इस तरह का कंडीशन बनाएंगे जिसमें हमारे पास x सबसे छोटा आ जाए। तो x ऑलरेडी y से छोटा है, तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे कि x इज़ लेस देन z। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो x है वो सबसे छोटा आ जाएगा, कंट्रोल प्लस सी। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए हमारे पास क्या है, x y से भी छोटा है और z से भी छोटा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, x सबसे छोटा हो गया ना, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसकी एल्स में भी कुछ आता है ना, इसको देखिए, इसका एल्स क्या हो गया आप लोग, इसका हमारे पास f क्या है, x इज स्मॉलर देन z। तो इसका एल्स क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन z, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दे, हमारे पास x इज स्मॉलर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास y से x बड़ा है और x z से बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, हमारे पास z क्या है, वो सबसे छोटा है। तो हम इसको दोबारा यहाँ पर लिखेंगे, कंट्रोल प्लस वी। तो अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको मैं आप लोगों को एक और बार बता देता हूँ। सबसे पहले अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके बाद ये दोनों चेक हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो हमारे पास इस तरह का कंडीशन होगा और फिर इसके साथ इन दोनों का कंपैरिजन होगा। तो इस तरह आप लोग इसको खुद भी ड्राई रन करें, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले आप f लगाएंगे, फिर उसका else लगाएंगे, फिर उसके अंदर f और else और उसके कंपैरिजन को देखेंगे कि कौन सा नंबर छोटा आता है, और फिर else में f और else और उसके कंपैरिजन को देखेंगे कौन सा छोटा आता है। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसने कहा कि आपके पास 1 जो है वो तुम्हारी लिस्ट में सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए 1 सबसे स्मॉलेस्ट है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, और इसको या बस इसको 5 करके रन कर देता हूँ। तो देखें अब क्या, अब इसने उठाया कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट, यानी इसने x को उठाया कि आपका x क्या है, वो सबसे स्मॉलेस्ट है। इस तरह जब मैं इसमें और चेंजेस करूँ, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 1, तो अब 1 को इसको मैं कर देता हूँ 4 और इसको मैं कर देता हूँ 3। तो अब देखिए ये अब हमारे लिए y उठाएगा। तो इसने कहा कि y3 इज़ द स्मॉलेस्ट, यानी तुम्हारा जो y वेरिएबल है वो सबसे क्या है, वो स्मॉलेस्ट है। तो इस तरह हमने तो ये था हमारा सबसे आखिरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर किया। अब हम कुछ मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे जो प्रोग्रामिंग करते वक्त हम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ की, कंपैरिजन ऑपरेटर की बजाय। तो हम किस तरह करते हैं, जब हम कंडीशन लिख लेते हैं, यहाँ पर हम एफ़ और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिख लेते हैं, तो फिर हम वहाँ पर हम कंपैरिजन के लिए इस ऑपरेटर को नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम जब कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यानी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर का है वो डबल इक्वल है। सिंगल इक्वल अगर हम नहीं लगा दिया तो यहाँ पर कंडीशन गलत हो जाएगा, यानी अब कंडीशन का हमारा जो मतलब है वो उसी तरह नहीं होगा। इसलिए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि डबल इक्वल लगा लेना। इसके बाद हमारा पास क्या है कि हम एफ कंडीशन के बाद हम जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें हम ये कर्ली ब्रेसेस भूल जाते हैं, जिससे हमें कन्फ्यूजन फिर पैदा हो जाता है हमारे कोड में।
और हमें पता नहीं चलता कि कौन सी स्टेटमेंट किस कंडीशन के साथ है। तो इसलिए हर एक कंडीशन के लिए अपना करली ब्रेसेस इस्तेमाल करते रहो ताकि कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। इसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट, मैंने आप लोगों को इसके प्रॉब्लम में भी बताया था कि स्विच स्टेटमेंट में हम ब्रेक स्टेटमेंट को ज़रूर लगाना होगा, क्योंकि इसी भूल जाने से फिर क्या होगा, जब हमारा कंपैरिजन हो जाएगा और दो वैल्यू कंपेयर हो जाएंगे तो उसके बाद जो भी केसेस है वो तमाम हमारे साथ प्रिंट होगा, यानी वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ब्रेक स्टेटमेंट को ज़रूर लगा लेना। तो ये कॉमन मिस्टेक्स थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा याद दिलाया कि इसको जब आप प्रोग्राम या कोड लिखते हो तो इसको जहन में ज़रूर रखना। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम को डिसीजन लेने का तरीक़ा बताते हैं, और साथ साथ में हमने ये भी सीख लिया कि एफ एल्स एफ स्विच स्टेटमेंट किस तरह काम करते हैं और प्रोग्राम की फ़्लो को किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम और भी इस तरह का ईजी ट्यूटोरियल ला सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स इन C++ देखेंगे जिसमें हम रिपीटिशन हैंडल करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमने जो आज कंडीशनल स्टेटमेंट इस वीडियो में कवर किया है, इसको हम किस तरह लूप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अपना लॉजिक बना सकते हैं और इससे अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।